परिचय। बच्चों, हमने पौधों के बारे में बहुत सारी बातें जान ली हैं। अब हम पौधों में श्वसन के बारे में सीखेंगे। श्वसन वृद्धि, प्रजनन एवं जीवन की अन्य गतिविधियों हेतु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शर्करा दहन की एक प्रक्रिया है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये ऑक्सी श्वसन कहलाता है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो ये अनाक्सी श्वसन कहलाता है। और किण्वन में ग्लाइकोलिसिस के विखंडित उत्पाद का उपयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन में लैक्टिक अम्ल बनता है, जबकि एल्कोहल किण्वन में एथेनॉल बनता है। इसलिए इस पूरे मॉड्यूल में हम पौधों में श्वसन के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पौधों की सांस लेने की प्रक्रिया की चर्चा करना, ग्लाइकोलिसिस की व्याख्या करना, किण्वन के बारे में जानना, ऑक्सी श्वसन की चर्चा करना, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र की व्याख्या करना, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी ईटीएस और ऑक्सीकरणी फास्फोरिलीकरण की व्याख्या करना, श्वसनीय संतुलन शीट का विचार देना, श्वसनीय अनुपात को परिभाषित करना। क्या पादप सांस लेते हैं? इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। पौधों में श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना है। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों में श्वसन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, लेकिन इनमें रंध्र और वात रंध्र पाए जाते हैं। पौधों में श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग है, जो ग्लूकोज के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करती है। ग्लूकोज के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक ग्लूकोज अणु पायरुविक अम्ल में टूट जाता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। ग्लाइकोलिसिस के चरण। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फरीकृत हो जाता है। इस अभिक्रिया में एक एटीपी का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने समावयवी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी द्वारा फॉस्फरीकृत हो जाता है। इस प्रकार फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है और एटीपी के एक और अणु का उपभोग किया जाता है। अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की क्रिया द्वारा 3 कार्बन शर्कराओं डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी DHAP एवं 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी PGAL में 2 अणुओं में विभक्त हो जाता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी DHAP ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की क्रिया द्वारा PGAL में बदल जाता है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है और NAD+ से NADH+ H+ भी बनाता है। 3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट अब
3 फास्फोग्लिसरिफ अम्ल में बदल जाता है और ये एडीपी से एटीपी भी उत्पन्न करता है। 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल 2 फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है और उसके बाद 2 फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनोल पायरुवेट अम्ल में बदल जाता है तथा साथ ही जल मुक्त करता है और अंत में फास्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक अम्ल में बदल जाता है और एडीपी से एटीपी भी उत्पन्न करता है। किण्वन। किण्वन सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों के अनाक्सी विखंडन की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए यीस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन कर सकता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन में पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अपचयी कारक NADH प्लस H प्लस होता है जो NAD प्लस के लिए पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है। एल्कोहल किण्वन में पायरुविक अम्ल एसीटैल्डिहाइड उत्पन्न करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु मुक्त करता है। उसके बाद एसीटैल्डिहाइड NADH प्लस H प्लस को पुनः ऑक्सीकृत करता है और तब ये एथेनॉल में अपचित हो जाता है। पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीदशाओं में पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले ये सूत्र कणिका अधात्री में प्रवेश करता है, जहां ये डीकार्बोक्सिलीकृत हो जाता है और कोएंजाइम ए के साथ जुड़कर एसिटल कोएंजाइम ए बनाता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूत्र कणिका के भीतर संपन्न होने वाला श्वसन चक्र क्रेब्स चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहलाता है। क्रेब्स चक्र का प्रारंभ जल की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल सहित एसिटाइल COA के संघनन के साथ होता है। एकोनिटेज की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल सिस एकोनिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और जल का एक अणु मुक्त होता है। सिस एकोनिटिक अम्ल जल के संयोजन के साथ एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सेलो सक्सीनिक अम्ल बनाने के लिए आइसोसिट्रिक अम्ल से 2 हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं। इस दौरान NADH प्लस H प्लस के निर्माण के लिए ये हाइड्रोजन आयन NAD प्लस द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ऑक्सेलोसक्सीनिक अम्ल कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलीकृत होकर अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में कोएंजाइम ए के साथ अभिक्रिया करके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है। अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु और हाइड्रोजन आयन का एक युग्म मुक्त होता है। NADH प्लस H प्लस बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन NAD प्लस द्वारा मुक्त किए जाते हैं। अब सक्सिनाइल COA सक्सिनाइल थियोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है
अभिक्रिया के दौरान जीटीपी से जीटीपी निर्मित होता है। अब सक्सिनिक अम्ल सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रोजनकृत होकर फ्यूमेरिक अम्ल बनाता है और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को मुक्त करता है, जो FADH2 बनाने के लिए FAD द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। एंजाइम फ्यूमरेज की क्रिया द्वारा फ्यूमेरिक अम्ल मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मैलिक अम्ल NAD+ एवं मालेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का मुक्त युग्म NAD+ से NADH+H+ बनाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी ETS तथा ऑक्सीकरणी फास्फोरिलीकरण। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीकृत हो जाता है और कोएंजाइम NAD+ एवं FAD NADH+H+ और FADH2 में अपचित हो जाते हैं। सूत्र कणिका में NADH+H+ से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन पर स्थानांतरित हो जाते हैं और उत्पन्न प्रोटॉन पूरी झिल्ली में स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन द्वारा चयनित इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से निकलकर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में साइटोक्रोम की ओर स्थानांतरित होते हैं और ज्यादातर प्रोटॉन पूरी झिल्ली पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C द्वारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स पर स्थानांतरित किए जाते हैं और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स प्रोटॉनों को भी झिल्ली के बाहर स्थानांतरित करता है। अब इलेक्ट्रॉन अंतस्थ इलेक्ट्रॉन ग्राही कहलाने वाली ऑक्सीजन तक स्थानांतरित किए जाते हैं और उत्पाद के रूप में जल बनता है। सूत्र कणिका की पूरी झिल्ली में प्रोटॉन का स्थानांतरण प्रोटॉन प्रवणता निर्मित करता है और प्रोटॉन जो एक विशिष्ट चैनल प्रोटीन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रियल अधात्री से पुनः प्रवेश करते हैं, ATP सिंथेज कहलाते हैं। पुनः प्रवेश करने वाले प्रोटॉन ADP और फॉस्फेट से ATP संश्लेषित करते हैं। इस क्रियाविधि के माध्यम से ATP का निर्माण ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के रूप में जाना जाता है। श्वसनीय संतुलन शीट। श्वसनीय संतुलन शीट का उपयोग करके हम प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु के लिए ATP के नेट लाभ की गणना कर सकते हैं। ATP के नेट लाभ की गणना करने के लिए अभिधारणाएं। पथ नीचे दिए गए रूप में क्रमानुसार व्यवस्थित है। ग्लाइकोलिसिस, TCA चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली। ग्लाइकोलिसिस के दौरान संश्लेषित NADH सूत्र कणिका में प्रवेश करता है, जिसका ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण में उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज के अतिरिक्त पथ में कोई अन्य यौगिक प्रवेश नहीं करता है। मध्यवर्ती पथ में किसी अन्य यौगिक को संश्लेषित नहीं करते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीश्वसन के दौरान 36 ATPase का नेट लाभ हो सकता है। ग्लूकोज प्लस 6 ATP प्लस 36 ADP प्लस 36 PI से 6 CO2 प्लस 42 H2O प्लस 36 ATP प्राप्त होते हैं। एम्फीबोलिक पथ। प्रायः कार्बोहाइड्रेट का उपयोग श्वसन की क्रियाधार के रूप में किया जाता है। श्वसन में प्रवेश करने से पहले कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। अन्य क्रियाधार भी सांस ले सकते हैं, लेकिन वे पहले चरण में
पथ में प्रवेश नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले वसा को ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में विघटित होने की जरूरत होती है। वसा अम्ल को एसिटाइल CoA में विघटित होने की जरूरत होती है और उसके बाद वे पथ में प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह ग्लिसरॉल PgAl में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद वे पथ में प्रवेश कर सकते हैं। प्रोटीन में वे पहले अमीनो अम्लों और उसके बाद पायरुविक अम्ल में विघटित होते हैं और श्वसन पथ में प्रवेश करते हैं। अब जीव को वसा अम्लों को संश्लेषित करने की जरूरत होती है, तो पथ से एसिटाइल यानी CoA अलग हो जाता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि पथ अपचय और उपचय दोनों प्रक्रियाओं में शामिल होता है और इस कारण ये एम्फीबोलिक पथ के रूप में जाना जाता है। श्वसनीय अनुपात। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन का उपभोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त की जाती है। ऑक्सी श्वसन में मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड और उपभोग की गई ऑक्सीजन का अनुपात श्वसनीय अनुपात कहलाता है। RQ बराबर मुक्त हुई CO2 का आयतन बटे उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन। श्वसनीय अनुपात का मान श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। श्वसनीय अनुपात की गणना। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए C6H12OH प्लस 6O2 से 6CO2 प्लस 6H2O प्राप्त होता है। श्वसनीय अनुपात की निम्नानुसार गणना की जा सकती है। 6CO2 बटे 6O2 बराबर 1.0। वसा के लिए 2C57H110O6 प्लस 163O2 से 114CO2 प्लस 11H2O प्राप्त होता है। श्वसनीय अनुपात 114CO2 बटे 163O2 बराबर 0.7। प्रोटीन के लिए श्वसनीय अनुपात का मान 0.9 होता है। क्या आप जानते हैं यीस्ट की 500 से अधिक प्रजातियां होती हैं। यीस्ट बियर में स्वाद एवं सुगंध मिश्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यीस्ट वंश सैकरोमाइसीस का सदस्य है, जिसका अत्यधिक वाणिज्यिक महत्व होता है क्योंकि ये बियर, वाइन आदि बनाने के लिए जरूरी होते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पौधों में श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग है, जो ग्लूकोज के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करती है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक ग्लूकोज अणु पायरुविक अम्ल में टूट जाता है और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। किण्वन सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों के अनाक्सी विखंडन की प्रक्रिया है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूत्र कणिका के भीतर संपन्न होने वाला श्वसन चक्र है और ये क्रेब्स चक्र भी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली के माध्यम से ATP का निर्माण ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सी श्वसन के दौरान 36 ATPase उत्पन्न होते हैं। श्वसन पथ एफिबोलिक पथ है। ऑक्सी श्वसन में मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड और
उपभोग की गई ऑक्सीजन का अनुपात श्वसनीय अनुपात कहलाता है।